Alright, so let's get started with DNA replication. अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई रेसिपी भी बनाते हैं तो हम इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स रखते हैं। ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें भी वी विल रिक्वायर सर्टेन रॉ मटेरियल्स. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, देयर आर 8 थिंग्स इन टोटल दैट वी रिक्वायर. I have kind of summarized the entire thing in the form of a table, so you can have a look at it once we're done with the entire DNA replication. Alright, so let's get started. अब देखो, अगर मैं बात करूँ डीएनए रेप्लिकेशन की, ठीक है, सो ऑलरेडी कम अप विद नोट्स, राइट. सो डीएनए रेप्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले चीज़ तो मैंने लिखी है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव? सेमी कंजर्वेटिव नेचर और डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स कि बेसिकली एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड होगी और उस एक पेरेंटल स्ट्रैंड को देख के उस एक पेरेंटल स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट की तरह मान के एक नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज कराएंगे. सो वी हैव वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यू स्ट्रैंड, राइट. दिस इज रेफर टू एज सेमी कंजर्वेटिव नेचर, राइट. एंड दिस नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज एक्चुअली प्रूव्ड बाय मैफिल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. फिर आया बच्चा, मैंने लिखा है डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है बाई डायरेक्शनल होती है. मैंने बाई डायरेक्शनल, मेरा ये मतलब नहीं है कि वो दोनों डायरेक्शन में हो रही है, दोनों डायरेक्शंस पे डेफिनेटली हो रही है. जैसे इस वाली स्ट्रैंड पे भी होती है, ऊपर वाली स्ट्रैंड पे भी हो रही होती है, नीचे वाली स्ट्रैंड पे भी हो रही होती है. बट जो डायरेक्शन है डीएनए रेप्लिकेशन की वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पे ही होगी. ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विल ऑलवेज बी फ्रॉम द 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड. पर हाँ, ऊपर वाली स्ट्रैंड भी रेप्लिकेट हो रही होती है, नीचे वाली स्ट्रैंड भी रेप्लिकेट हो रही होती है, हेंस बाई डायरेक्शनल नेचर. उसके बाद बच्चा अगर मैं बात करूँ सेमी डिसकंटिन्यूस नेचर, देखो सेमी डिसकंटिन्यूस नेचर को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट अगैन फॉर द पीपल ऑलरेडी स्टडीड इट एंड हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट इज. जब मैं बोलती हूँ डीएनए स्ट्रैंड, बेसिकली जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी डिसकंटिन्यूस है. आई मीन दैट जो एक स्ट्रैंड होगी, वन स्ट्रैंड, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडिंग स्ट्रैंड. जो लीडिंग स्ट्रैंड होगी वो तो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होगी. द लीडिंग स्ट्रैंड विल बी सिंथेसाइज कंटिन्यूसली, वाइल द अदर स्ट्रैंड जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है that will be synthesized discontinuously and hence we refer to it as semi discontinuous. I hope that is clear to everybody. अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की. बच्चा अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की, तो जो डायरेक्शन डीएनए रेप्लिकेशन की वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड होते हैं. 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम टेम्पलेट है. अब मैं इसे रीड करके 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही अपनी न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रही हूँ. और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स दे विल बी ओनली एडेड टू द 3 प्राइम एंड. 3 प्राइम एंड पे क्या होता है, 3 प्राइम एंड पे एक फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट होता है. 3 प्राइम एंड पे एक फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट होता है. देन दीज न्यू न्यूक्लियोटाइड्स विल ओनली बी एडेड टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग डीएनए चेन. तो डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, अब व्हाट ऑल डू वी रिक्वायर. सबसे पहले जो चीज़ हमें रिक्वायर होती है, देखो हम क्या करें, डीएनए को रेप्लिकेट करें, यानी डीएनए को पढ़ के डीएनए की कॉपीज बनवाना. सो डीएनए से जब हम डीएनए बनवा रहे हैं, द एंजाइम दैट वी रिक्वायर इन दिस प्रोसेस इज रेफर टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए से डीएनए बनवाने के लिए जो एंजाइम हमें रिक्वायर है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर सेशन में जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें, वी विल कन्फाइन आवर डिस्कशन टू जस्ट प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, राइट. ठीक है, हम सिर्फ प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे और उसकी भी उसकी बात करेंगे. ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट वी विल डेफिनेटली गो लिटिल बिट बियॉन्ड एनसीईआरटी बिकॉज ओनली देन एनसीईआरटी विल मेक सेंस टू यू. सी आई हैव कम अप विद, आई डोंट नो हाउ मेनी स्लाइड्स, इफ यू कैन काउंट द नंबर. I have somewhere around 14 slides. It has taken me 14 slides to cover DNA replication, and NCERT has just summed up DNA replication in just 2-3 paragraphs. That's it. This is all that's written in NCERT with respect to DNA replication. So you can understand, right? There's no way you're getting to understand this text if you're not attended the entire lecture, right? Alright. So I was saying, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वो है डीएनए टेम्पलेट बनवाना. डीएनए टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, ईच पेरेंटल स्ट्रैंड विल एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड, राइट. टेम्पलेट बनवाना, टेम्पलेट बच्चा होता है, टेम्पलेट मतलब एक गाइड या एक मॉडल जिसकी मदद से जिसको देख के हम कुछ और बनवा सकते हैं. अ गाइड और a model which is with the help of which you can produce something. So यहाँ पे जो parental DNA strand होती है ना, the parental DNA strand will serve as a model or it will serve as a sample for the synthesis of a new strand. जो parental strand है उसे पढ़ के we will synthesize the other new strand, right, with the help of complementary base pairing. I hope that is clear to everybody. फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है कि डीएनए टेम्पलेट तो होना ही चाहिए, डीएनए टेम्पलेट होना चाहिए. ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट हैज़ बिन सक्सेसफुली फुलफिल्ड. जस्ट अ मोमेंट, let me choose a suitable color.
ठीक है। तो पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो तो एकदम फुलफिल हो गई है, विच वॉज DNA टेम्पलेट, राइट। DNA टेम्पलेट मिल गया, दिस इज द स्टेज फॉर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ये स्टेज है, राइट। इसी पे तो इसी की मदद से तो हम पूरा प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन चालू कराएंगे, इसी को पढ़ के तो नई DNA स्ट्रैंड बनवाएंगे। दूसरी चीज़ जो हमें लगती है दैट इज़ उराई, राइट। उरी क्या होती है? उराई इज नथिंग बट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उराई स्टैंड्स फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। उराई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकॉन कुछ भी हो सकता है उसको। देखो जो भी DNA टेम्पलेट है इट शुड हैव एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में यूजुअली बिकॉज एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है, तो उसमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है सिर्फ एक ही होता है, यूजुअली एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिखता है। बट यहीं पे अगर मैं बात करूँ यूकैरियोट्स की, राइट, तो यूकैरियोट्स में यू विल सी मेनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। That is clear to everybody. So prokaryotes में usually we see one origin of replication and eukaryotes में we see more than one origin of replication, ठीक है। तो एक origin of replication होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें उसके बाद अगर बात करूँ ना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, तो मेरे दिमाग में बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्यों? देखो DNA रेप्लिकेशन हम कहीं से भी शुरू नहीं करा सकते, राइट। देयर हैज़ टू बी स्पेसिफिक साइट्स फ्रॉम विच DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट, राइट। DNA रेप्लिकेशन मुँह उठा के कहीं से भी चालू थोड़ी करा सकते, कोई मजाक स्टोरी चल रहा है यार, ठीक है। सो देयर आर स्पेसिफिक साइट्स इन द DNA टेम्पलेट फ्रॉम वेयर इट बिगिंस, राइट। अब DNA strand will basically open up at origin of replication. So for example let's say ये मान लो ये सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA है, ठीक है। तो मान लो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। यहाँ ओरिजिन पे देखो, यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल खुल गया है, यहाँ पे तो बबल ओपन अप, ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सी DNA स्ट्रैंड जो है इट विल ओपन अप एट द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। और बट मेरे अब दिमाग में ये सवाल आता है कि इससे खोला किसने, ठीक है, इसे खोला किसने, हु डिड दिस, राइट। So the answer to this is nothing but DNA helicase। एक एंजाइम होती है which is DNA helicase, ठीक है। ये रही वो एंजाइम जिसको मैं एनिमेशन की मदद से समझाऊंगी, डू नॉट वरी, यू कैन लव इट, ट्रस्ट मी। देखो बट बिफोर वी डाइव डीपर इनटू दैट लेट मी जस्ट गिव यू लाइक अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, राइट। DNA में हमें पता है बेसिकली हमारे पास दो स्ट्रैंड्स होती हैं, ठीक है। चाहे हम प्रोकैरियोट ले लें चाहे यूकैरियोट ले लें, प्रोकैरियोट में भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA हमारे में लीनियर होता है, राइट। तो बेसिकली दो स्ट्रैंड्स होती हैं, राइट। वी हैव द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, तो ये रही शुगर 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये रही दो शुगर फॉस्फेट बैकबोन, एक 5' से 3', एक 3' से 5', ठीक है। और टूवर्ड्स द इनर साइड्स वी हैव द नाइट्रोजनस बेसिस, और नाइट्रोजनस बेसिस आर फेसिंग इनवर्ड्स, राइट, दे आर फेसिंग इनवर्ड्स, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेसिस ये जो होते हैं दे एक्चुअली हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं विच आर फेसिंग इनवर्ड्स दे हेल्ड टुगेदर विद ईच अदर और दे हेल्प टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि एडेनिन जो होता है इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड विद T और थाइमीन, एंड साइटोसिन फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड विद गुआनिन, ठीक है। सो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से जुड़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं मतलब इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिजोल्व कर दूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास ये जो DNA स्ट्रैंड होंगी दोनों अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के केस में सर्कुलर है, राइट। तो जब अलग अलग जब हो रही हैं जिसमें दूर जब हो रही हैं तो दे लुक समवॉट लाइक दिस, से रेप्लिकेशन बबल का बन जाता है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो हाउ डू यू गो अबाउट इट। तो अब देखो जैसे DNA हेलिकेज बेसिकली आएगा, दिस इज DNA हेलिकेज। अब यहाँ पे देखो यूजुअली क्या हो रहा है, अगर मुझे इसको एग्जाम्पल से समझाना हो, गिव मी अ मोमेंट। लेट्स से ये ना यहाँ पे अंदर की तरफ होगा नाइट्रोजनस बेसिस से, तो यहाँ लेट्स से ATCG, ठीक है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे क्या होगा, TAGC, ठीक है। ये थे। अब ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी लिख ले रही हूँ ATCG, ठीक है, और यहाँ पे TAGC, ठीक है। अब लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। अब देखो DNA हेलिकेज जैसे ही आएगा ना, DNA हेलिकेज विल ओपन अप द DNA हेलिक्स बाय डिसॉल्विंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जैसे ही आएगा ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इनके बीच में अगर लेट्स से हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, लेट्स से मान लो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, अब ये DNA हेलिकेज आया होगा बेसिकली, तो इन सब के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इन सब के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे इन्हें डिसॉल्व करता हुआ आया होगा। देखो डिसॉल्व करके और दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ये अलग अलग हो गई, ठीक है। ऐसे ही देखो DNA हेलिकेज आगे आगे जाता जाएगा और देखो ये जो DNA स्ट्रैंड्स है ये अलग अलग होती जा रही है, बोथ द DNA स्ट्रैंड्स आर बीइंग सेपरेटेड। सो बेसिकली DNA हेलिकेज क्या कर रहा है, इट्स ओपनिंग द DNA हेलिक्स बाय डिसॉल्विंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। बट याद रखना बच्चा, ये जो होगा ये जो कार्यक्रम चल रहा है पूरा ये छोटे छोटे स्टेप्स में होगा। पूरे DNA को एक बार में आप अनवाइंड नहीं कर सकते। बिकॉज हमारे केस में अगर समझने तो हमारे केस में ना समवेयर हमारा जो DNA होता है वो 2.2 मीटर्स इन लेंथ होता है। आप समझ सकते हो आप पूरे DNA
डीएनए जो है वो हमारे सेल में प्रेजेंट ही इसीलिए बिकॉज वो इतने हाईली पैक्ड होता है, इसमें पैकेजिंग इतनी अच्छी है कि इट कैन बी द एंटायर 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए कैन बी अकोमोडेटेड इन सच अ स्मॉल स्ट्रक्चर विच इज़ द सेल, राइट। पर अगर मैं इसे पूरा खोल दूँगी तो इज देयर एनी वे पॉसिबल कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमारे सेल में अकोमोडेट हो जाए? नहीं होगा, राइट। विच इज़ वाई दिस प्रोसेस ओनली टेक्स प्लेस इन स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स में ही प्रोसेस होता है, राइट। एंड या डीएनए स्ट्रैंड्स बेसिकली अनवाइंड होती है उराई पे, एंड और फिर इवेंचुअली डीएनए हेलिकेज। अब देखो जैसे डीएनए हेलिकेज आएगा वंस अगेन, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी। अब जैसे डीएनए हेलिकेज आगे जाता जाएगा, जब डीएनए हेलिकेज यहाँ तक आया, अब जैसे जैसे डीएनए हेलिकेज आगे जाता जाएगा डीएनए स्ट्रैंड्स खुलती जाएंगी। लेकिन एक बात बताओ, हमने बीच के सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही तो डिसॉल्व किए हैं इनके बीच में, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही तो डिसॉल्व कर दिए। जैसे जैसे डीएनए हेलिकेज आया हमने हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही तो तोड़े, फॉस्फोडाइएस्टर थोड़ी तोड़ा है। ये है मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर की मदद से जुड़ा होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही तो तोड़े हैं, फॉस्फोडाइएस्टर थोड़ी तोड़ा है। तो अब जैसे जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आगे चला गया तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी तो अभी भी है, बिकॉज कॉम्प्लीमेंटैरिटी अभी भी और ये आगे चला गया तो दे कैन तो री एनिगल बैक, ये तो वापस जुड़ सकते हैं, तो वापस चिपक सकते हैं। अब हमें ऐसा नहीं कराना, बिकॉज अल्टीमेटली अगर उन्हें खोल के वापस चिपकाना ही होता है तो फिर हम उसे खोलते ही क्यों? आई होप इट्स मेकिंग सेंस, राइट। तो अब टू इंश्योर और टू काइंड ऑफ प्रिवेंट देम फ्रॉम री-एनिलिंग बैक, to avoid this we have brought some special proteins। हम कुछ स्पेशल प्रोटीन्स की मदद लेते हैं जिन्हें हम बोलते हैं SSBPs, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैंने बताया ड्रॉ भी किया ना, राइट। यू कैन क्लियरली सी न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन, गोनिन, थाइमिन, ऐसे इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन, गोनिन के कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन, थाइमिन के कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे आपको दिख रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब ये डीएनए हेलिकेज जैसे से आगे जाता जाएगा तो चिपक सकते हैं, तो जो प्रिवेंट दैट मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड किया हमने कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करेंगे, दे विल कीप दीज अनपेयर डीएनए स्ट्रैंड इन द सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेट। ये जो अनपेयर, अब जो हमने अनपेयर कराई है डीएनए स्ट्रैंड को, इन्हें सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेट में ही रखेगा, इन्हें वापस चिपकने नहीं देगा। इट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम रीजॉइनिंग बैक, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SSBPs इन अ वे thus stabilizing the DNA strand which has just been opened up। I hope that is clear to everybody, ठीक है। उसके बाद बच्चा हम बात करते हैं, आई एम श्योर, अच्छा इसको देख के फिर हमें क्या याद आ रहा है, आई एम श्योर ये सबने देखा होगा अपने अपने घर में, डेफिनेटली श्योर, आई मीन मोस्ट इंडियन हाउस होल्ड्स डेफिनेटली हैव दिस। व्हाट इज उसके टेल में कपड़े सुखाने वाली रस्सी, राइट। तो आई एम श्योर ये जो नियॉन ग्रीन या नियॉन ऑरेंज कलर की जो रस्सी है ये हम सबने देखी है, राइट। अगर एक बार और इसमें पता है यूजुअली अगर आप ध्यान से, अगर आपने कभी नोटिस करा हो तो आप यूजुअली देखते हो एक सिंगल रस्सी नहीं होती, यहाँ पे इसमें दो रस्सियाँ बहुत टाइटली कॉइल्ड होती हैं एक दूसरे से। दो रस्सियाँ जो होती हैं वो आपस में बहुत टाइटली ऐसे लिपटी हुई होती हैं, राइट। ऐसे दो रस्सियाँ आपस में टाइटली लिपटी हुई होती है। मैं एक बात बताओ, अगर इस रस्सी को लेते अगर आप बीच से इसको खोलने की कोशिश करते हो, इफ़ यू ट्राई एंड ओपन इट अप फ्रॉम द सेंटर, इफ़ यू ट्राई एंड ओपन इट अप, अगर आप इसे बीच से खोलोगे तो ये साइड से और कस जाएगी, ठीक है। अगर आप इसे बीच से खोलने की कोशिश करोगे तो ये साइड से और ज़्यादा कस जाएगी। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू एबल टू विजुअलाइज इट। क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज गाइस, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू। कम ऑन यू, बट यू विल हैव टू have a certain level of visualization। close your eyes and visualize as I say, ठीक है। तो एग्जाम्पल इन दो रस्सियों को आप बीच से खोलोगे तो ये साइड से क्या होंगे, साइड से कस जाएंगी। और जब ये साइड से कस जाएंगे तो अब इसे रिलेट करो डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन में बच्चा कुछ ऐसा ही होता है, जब हम डीएनए स्ट्रैंड्स को खोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखो जैसे इस केस में जब हम डीएनए स्ट्रैंड्स को ऐसे खोल रहे हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स की अनवाइंडिंग हो रही है, तो कुछ ऐसा ही डीएनए में भी होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है। और जैसे जैसे मतलब इतना डीएनए स्ट्रैंड खुला अभी जो साइड वाला डीएनए स्ट्रैंड है ना ये कस जाएगा, बहुत कस जाएगा, इतना कस जाएगा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी टूट सकता है, राइट। और वो हमें नहीं करना है, राइट। वी जस्ट वांटेड टू डिसॉल्व द डीएनए स्ट्रैंड, मतलब वी जस्ट वांटेड टू डिसॉल्व, वंस अगेन वो हमें नहीं करना है, राइट। वी जस्ट वांटेड टू डिसॉल्व द हाइड्रोजन बॉन्ड, हमें फॉस्फोडाइस्टर थोड़ी तोड़ना था, ये नहीं करना था, राइट। तो अब इसको इंश्योर करने के लिए कि देखो हमें ये डीएनए को तो हमें अलग अलग करना ही है, तो हमें ये प्रोसेस से करना पड़ेगा। But to avoid this tension which gets created, so to release this tension in the DNA strand in front of the replication fork, we have an enzyme जिसको हम बोलते हैं DNA guidase। So another enzyme comes into the picture which is DNA guidase। DNA guidase है यहाँ पे, yeah, there you go।
दिस इज़ DNA गाइरेज, बेसिकली ये DNA गाइरेज, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जैसे देखना आप, जैसे जैसे हम इस पेरेंटल स्ट्रैंड को खोलते जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है कि साइड से जो स्ट्रैंड है ना और ज़्यादा कस जाती हैं, और अगर ये बहुत ज़्यादा कस जाएंगे तो इतनी कस जाएंगे कि फॉस्फोडाइस्टर भी टूट सकता है, बट वी वांट टू अवॉइड दैट। सो टू प्रिवेंट दैट हम क्या करते हैं, इस टेंशन ये जो स्ट्रिंग में क्रिएट हो गई इसको रिलीज़ करने के लिए व्हाट डू यू हैव एन एंजाइम जिसको हम क्या बोलते हैं, DNA गाइरेज। क्या है इस एंजाइम का नाम, काइंडली मेक अ नोट, दिस इज रेफर टू एज DNA गाइरेज। और एक्चुअली में DNA गाइरेज जो होती है ना बच्चा, इट्स टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज। DNA गाइरेज जो होती है एक्चुअली में इट्स ए टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज। DNA गाइरेज जो है ना बच्चा, ये क्या है एक्चुअली में, इट्स टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज। बनाए से इट्स टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये क्या करेगी ना, DNA गाइरेज आएगी बेसिकली, DNA गाइरेज आएगी। अब DNA का पॉलीमर बना, ठीक है, DNA गाइरेज आएगी, एक सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो अब ठीक है, आप आगे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि जो सब हो रहा है ना छोटे छोटे पोर्शन में हो रहा है, पूरा हम DNA एक बार में अनवाइंड नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ऑल ऑफ दिस इज टेकिंग प्लेस इन स्मॉल सेगमेंट्स, ठीक है। अब कमिंग बैक टू वे वी डिस्कसिंग, ठीक है। तो अभी हमने DNA गाइरेज डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, दिस एंजाइम, राइट। DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, द नेम इटसेल्फ गिव्स यू अ हिंट। DNA से, DNA पे डिपेंडेंट है, तो DNA से DNA बनवाने वाली, DNA से DNA का पॉलीमर बनाने वाली एंजाइम इज रेफर टू एज DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, इफ यू जस्ट ब्रेक द वर्ड, ठीक है। लेकिन ना इस DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज के साथ कुछ दिक्कतें हैं, इसके साथ कुछ दिक्कतें हैं। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे साथ दिक्कत क्या थी, एंड दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉट आई एम नॉट मेकिंग इट अप। I love cooking, and I can, literally cook some of the best and some of the most complicated dishes very very well. But initially मेरे साथ दिक्कत क्या थी ना, मुझे गैस जलाना नहीं आता था, और या ये कह लो मुझे बहुत डर लगता था, तो मैं जला नहीं पाती थी। तो इसके साथ भी थोड़ी सी वही दिक्कत है कि इसे काम करना तो आता है, ये पूरा काम कर सकता है, यानी जिसका काम है DNA को रेप्लिकेट करना, तभी तो DNA का पॉलीमर बनेगा, राइट। न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के ये मोनोमेरिक यूनिट्स को जोड़ के पूरा DNA का पॉलीमर बना देगा। पर इसके साथ दिक्कत ये है कि इसे काम तो आता है, लेकिन वो काम शुरू कहाँ से करे उसे ये नहीं पता। जैसे कि मुझे कुकिंग करना तो आता था, अब तो मुझे गैस जलाना भी आता है गाइस, ठीक है। जैसे मुझे कुकिंग करना तो आता था, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं गैस कैसे जलाऊँ, ठीक है। तो इसके साथ भी ऐसे है कि इसे काम तो आता है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि शुरू कहाँ से करे। इट कैन नॉट स्टार्ट द प्रोसेस डी नोवो, राइट। सो इट कैन नॉट रियली इनिशिएट द प्रोसेस। डी नोवो मतलब होता है डी नोवो, तो व्हेन आई सेड कि ये जो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है, इट कैन नॉट स्टार्ट द प्रोसेस डी नोवो मतलब स्क्रैच। तो मतलब इट्स लाइक कि मतलब कोई गैस जलाता है, बाकी ये सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन ये गैस नहीं जला पाएगा, इसको बिल्कुल ऐसे ही समझो, राइट। अब क्या होगा, अब भाई अब अगर मान लो इसे गैस ही जलाई नहीं आएगी, तो भले ही से सब कुछ आता है और अल्टीमेटली खाना तो बन ही नहीं पाएगा, राइट। सो वी रिक्वायर समबडी हु इज गोना डू द जॉब, राइट। आई होप दैट क्लियर टू एवरीबडी। अब देखो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज भी एक्चुअली 3 तरीके के होते हैं, ये भी एक्चुअली 3 तरीके के होते हैं, फिर लुक एट इट केयरफुली, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया, हमने DNA हेलिकेज पढ़ लिया। DNA हेलिकेज क्या करता है, बेसिकली ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द टू स्ट्रैंड। ये आएगा, इसको देखो, इसको मैंने DNA हेलिकेज बनाया, ये आएगा, इट विल ब्रेक द टू स्ट्रैंड, मतलब इट विल ब्रेक द विल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन टू स्ट्रैंड। ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है उन्हें तोड़ेगा और DNA हेलिक्स को खोलता जाएगा, ठीक है। फिर ताकि ये जो DNA स्ट्रैंड्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये DNA हेलिकेज आगे चला गया, तो ताकि ये जो DNA हैं बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड है, ये वापस दोनों स्ट्रैंड वापस न जुड़ जाएँ, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रीजॉइनिंग और रीअनीलिंग, ठीक है। वी हैव सर्टेन प्रोटीन्स विच आर रेफर टू एज SSBPs, जिनको हम सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी बोलते हैं। दीज SSBPs काइंड ऑफ स्टेबलाइज द DNA टेम्पलेट, ठीक है, ये स्टेबलाइज कर देते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट्स से इसको कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है, एक तो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे SSBP जैसे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है जो इन्हें वापस एक दूसरे से चिपकने नहीं देंगे। सो आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो दीज विल स्टेबलाइज द DNA टेम्पलेट एंड दे विल प्रिवेंट द न्यूली सेपरेटेड DNA स्ट्रैंड्स फ्रॉम रीअनीलिंग बैक। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये DNA स्ट्रैंड जैसे तो खुलता जाएगा ना साइड से, ये देखो साइड से अभी ऐसा सा,
बट जैसे जैसे मैं इसे खोलती जा रही हूँ ना साइड से कसने लग जाता है, तो इसलिए हम लेके आते हैं टू रिलीज दिस टेंशन वी हैव DNA guide जो कि टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज है, राइट। इट रिलीजेज द टेंशन विच हैज बीन क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। अब देखो शायद बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा रेप्लिकेशन फॉर्क, फर्स्ट तो आई एम श्योर समझ आना चाहिए, बट मान लो अगर किसी को नहीं आ रहा तो फॉर एग्जाम्पल जब देखो हम DNA को खोलते हैं एक पर्टिकुलर साइट पे, DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से होता है, तो जब यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल बनता है, राइट। अब मैं इस पूरे को एक साथ नहीं पढ़ सकती और NCERT भी नहीं पढ़ती है, तो हमने क्या किया, हमने वही किया जो NCERT ने किया। अब NCERT क्या करती है, इसे बीच से ऐसे डिवाइड करती है और NCERT सिर्फ इतने पोर्शन, ये वाई शेप स्ट्रक्चर को करती है, इतना पोर्शन। NCERT just discusses this and we exactly gonna follow NCERT बिकॉज पूरा फिर हम एंड में इस पूरे को ज्वाइन कर देंगे, एंड में मैं इस साइड को भी ज्वाइन कर दूंगी, यू विल अंडरस्टैंड। बट पहली बार में दोनों साइड एक साथ समझना might be quite complicated, right? Which is why we will take baby steps as we proceed, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, देखो रेप्लिकेशन फोर्क में जो टेंशन क्रिएट हुई, यहाँ DNA गाइडेंस आया, इट रिलीजेज द टेंशन इन फ्रंट ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क। फिर हम बात कर रहे थे DNA पॉलीमरेज की, कि DNA पॉलीमरेज इज द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर DNA सिंथेसिस। DNA को पढ़ के DNA बनाने वाली एंजाइम, द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर DNA सिंथेसिस। बट इसके साथ दिक्कत क्या है, इट कैन नॉट इनिशिएट DNA रेप्लिकेशन डी नोवो, राइट। ये DNA सिंथेसिस करा तो सकती है, बट DNA सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकते, इट कैन नॉट स्टार्ट DNA रेप्लिकेशन फ्रॉम स्क्रैच। तो यानी इसे एक प्री एग्जिस्टिंग RNA प्राइमर लगेगा, इसे एक RNA प्राइमर लगेगा। अब ये मैं आपको बताती हूँ, तो अब मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गैस खुद नहीं जला सकती हूँ, मुझे पूरी कुकिंग आती है, तो मेरे मम्मा लगेंगी, राइट। आई विल रिक्वायर समबडी हू कैन लिट अप द गैस फॉर मी, राइट। आई विल रिक्वायर समबडी हू कैन लिट अप द स्टोव लिड, आई विल रिक्वायर समबडी हू कैन लिट अप द स्टोव फॉर मी, राइट। अब मुझे लगेगा कोई इंसान। ऐसे ही DNA पॉलीमरेज को एक RNA पॉलीमरेज लगता है, तो RNA पॉलीमरेज बेसिकली क्या आएगा, वो एक RNA का प्राइमर बनवाएगा। RNA का प्राइमर बनवा दिया, RNA प्राइमर बेसिकली शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। वो एक फ्री 3' OH चेन प्रोवाइड कर देंगे, और फिर जैसे DNA को गैस जली हुई मिल गई, यानी एक फ्री 3' OH चेन मिल गया। अब क्या करेगा, अब ये न्यूक्लियोटाइड से जोड़ता जाएगा और पूरी DNA सिंथेसिस करा देगा। बट इट विल रिक्वायर अ फ्री 3' एंड, राइट, टू विच इट कैन ऐड DNA न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब देखो DNA पॉलीमरेज एंजाइम के वाक्य से DNA पॉलीमरेज एंजाइम 3 तरीके के होते हैं, राइट। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ DNA पॉलीमरेज, वी हैव DNA पॉलीमरेज 1, DNA पॉलीमरेज 2, DNA पॉलीमरेज 3। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। अब बच्चा अगर बात करूँ DNA पॉलीमरेज की, DNA पॉलीमरेज 1 की, तो DNA पॉलीमरेज 1 हैज ऑल्सो गॉट अनदर नेम टू इट विच इज रेफर्ड टू एज Scorenberg enzyme. DNA polymerase 1 is also referred to as Scorenberg enzyme. A Scorenberg enzyme, of course, obviously are named after the person who discovered the enzyme, right? So it's named after its discoverer, जिनका नाम था सर Arthur Corenberg, सर Arthur Corenberg, ठीक है। याद रखने की ज़रूरत है नहीं है, बट जैसा कि आई एम श्योर अगर somebody has been following me very closely kind of knows that I'm obsessed with remembering people's name, right? So I make it a point to remember the name as well. So Corenberg enzyme after the name of the scientist who discovered it, which was Arthur Corenberg, ठीक है। फिर DNA पॉलीमरेज 2 की बात करें, इसका एसिड कोई स्पेशल नेम नहीं है, DNA पॉलीमरेज 2 ही बुलाते हैं, और DNA पॉलीमरेज 3 को DNA पॉलीमरेज 3 ही बुलाते हैं। बट क्योंकि देखो आपने यहाँ पे देखा होगा DNA पॉलीमरेज 3 के आगे मैंने लिखा है मेन एंजाइम। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन जब मैं कहती हूँ DNA पॉलीमरेज 3 इज द मेन एंजाइम, यानी मेनली DNA रेप्लिकेशन में यही इन्वॉल्व होगी, ठीक है। अगर हम ठीक है DNA पॉलीमरेज में DNA रेप्लिकेशन में मेन एंजाइम जो इन्वॉल्व होगी वो यही होगी, विच इज़ DNA पॉलीमरेज 3 मेन एंजाइम, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है बाकी वो कुछ काम नहीं करेंगे, बाकी वो भी काम करेंगे। अब देखो एग्जैक्टली होता क्या है, अगर मैं if I go to open a blank slide से समझाऊँ, ब्लैंक स्लाइड से समझाने का मज़ा ही कुछ और है यार। चलो ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। मानो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस, ठीक है, इसकी वजह से समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे DNA पॉलीमरेज, अरे मेरे पास डायग्राम्स तो होंगे, गिरा DNA पॉलीमरेज 3 से DNA पॉलीमरेज 3 मानो, तो मैंने क्या बोला, इसे काम आता तो है बट ये काम स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर हमारे पास RNA पॉलीमरेज आया, RNA प्राइमेज, ठीक है। उसमें एक RNA प्राइमेज ने मतलब RNA पॉलीमरेज आता है, वो एक RNA का प्राइमर यहाँ लगा के चला जाता है। देखो RNA पॉलीमरेज आया, उसमें एक RNA का प्राइमर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब DNA पॉलीमरेज इज काइंड ऑफ शॉक्ड, यू नो, DNA पॉलीमरेज इज लाइक कि यार चलो इसने क्या बोल रही थी यार, वन सेकेंड, ठीक है। तो बच्चा फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या है RNA पॉलीमरेज, अरे हाँ RNA पॉलीमरेज आएगा बच्चा, और वो एक RNA का प्राइमर लगा जाएगा। क्या करेगा, RNA का प्राइमर लगा जाएगा। अब देखो हम ना DNA पॉलीमरेज इज़ वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज इसे बस गैस ही जलानी तो नहीं आ रही थी। और जब RNA प्राइमर लग गया तो इसे एक फ्री 3' OH चेन मिल गया, ठीक है।
अब ये क्या करेगा, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स को लेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाएगा जोड़ता जाएगा जोड़ता जाएगा जोड़ता जाएगा एंड हेंस इट विल सिंथेसाइज द न्यू स्ट्रैंड, ठीक है, न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर देगा। अब दिक्कत ये है कि ये काम ना, ये सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज थ्री, ये काम तो तीनों कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो तो डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, अगर हमें नया स्ट्रैंड बनाना है तो हम कौन सी डायरेक्शन में बनाएंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो एक बात बताओ, अगर मैं नई स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बना रही हूँ फॉर एग्जांपल, अगर जो मैं नई स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बना रही हूँ, तो ये जो ऊपर वाली स्ट्रैंड है जिसे मैं रीड कर रही हूँ ये 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी। इफ आई एम सिंथेसाइजिंग द न्यू स्ट्रैंड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, तो जिसको मैं रीड कर रही हूँ, जिस स्ट्रैंड को मैं रीड कर रही हूँ जो कि ये है, जो कि मेरी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी। अब ये जो 5 प्राइम से 3 प्राइम नई स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने का काम में कर तीन हो सकते हैं, यानी पॉलीमरेज 3 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है। मेनली 1 करता है, बट ऐसा नहीं है ये दोनों नहीं कर सकते, ये भी कहीं ना कहीं असिस्ट कर रहे होते हैं इस चीज़ में, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर मैं आपको इनकी स्पीड्स की बताऊँ तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि डीएनए पॉलीमरेज जो 1 है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 की अगर मैं बात करूँ अच्छा स्पेसिफिकली, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 की जो स्पीड है दैट इज 1000 बेसिस पर मिनट। कितनी है वो, 1000 बेसिस पर मिनट, 1000 बेसिस, ठीक है, यानी किस स्पीड से सिंथेसाइज कर रहा है, 1000 बेसिस लगा देता है वो 1 मिनट में। डीएनए पॉलीमरेज 2 की बात करूँ, डीएनए पॉलीमरेज रिलेटिवली बहुत स्लो है, 50 बेसिस पर मिनट, ठीक है, जस्ट 50 बेसिस पर मिनट। डीएनए पॉलीमरेज 3 विच इज़ द मेन एंजाइम, इसकी स्पीड 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड, नॉट पर मिनट, पर सेकेंड। लेकिन इमेजिन कितना 2000 बेस पेयर्स एक सेकेंड में लगा देता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात करें तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड को रीड करता जाएगा, ठीक है, और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड है वो लगाता जाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 पेरेंटल स्ट्रैंड को रीड करता जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो दिया, तो यहाँ पे ध्यान से देखें, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये रहा, ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये डीएनए ये देखो ये हमारी पेरेंटल स्ट्रैंड है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है, और जो हम डीएनए रेप्लिकेशन बता रहे हैं वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में करा रहे हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें राइट, तो ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है जो ये स्ट्रैंड नई स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कराता जाएगा बाय रीडिंग द पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है, ये क्या करेगा, पेरेंटल स्ट्रैंड को रीड करता जाएगा, उसका जो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगा वो लगाता जाएगा। बट यू कैन इमेजिन वेदर आई मेंशन डीएनए पॉलीमरेज 3 किस रेट पे कर रहा है, 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड की स्पीड पे। तो यू कैन इमेजिन इट्स the whole thing or the whole process is taking place at a very very high speed, right? It's synthesizing DNA at the rate of 2000 base pairs per second, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, तो अब कहते हैं ना जल्दी के काम शैतान की, तो जल्दी जल्दी में गड़बड़ी तो होती है यार, गड़बड़ी तो होती है, स्पेशली जब आप 2000 बेस पेस की स्पीड इट्स लाइक ना, तभी हम का काम जल्दीबाजी में करते हैं ना, जस्ट टू मैच अप द पेस, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा होता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, पेरेंटल स्ट्रैंड को रीड कर जाएगा, पेरेंटल स्ट्रैंड पे ए है तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी। बट मान लो अब टी बचा ही नहीं, ठीक है, वैसे टी वाला न्यूक्लियोटाइड नहीं मिल रहा और ये 2000 बेस पेयर्स की स्पीड से चल रहा है, 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है ये वेट करेगा? व्हाट डू यू थिंक, इट्स नॉट गोना वेट इन द एब्सेंस ऑफ अ सूटेबल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर डार्लिंग, ठीक है। आई मीन बचास ये यूजुअली ना क्या करेगा, आप मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं ये इसकी बकेट है, ये देखो इसने बेल्ट भी बांध रखी है, इसने एक बेल्ट बांध रखी है और ये एक बकेट है इसकी, ठीक है, जिसमें इसमें सारे न्यूक्लियोटाइड्स रख रखे हैं। अभी क्या करेगा, ये इस स्ट्रैंड को रीड करेगा और यहाँ से जो भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगा उसे लाके यहाँ पे लगा देगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस इज गोइंग टू डू, राइट, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर लगा देगा। बट एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे पास वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है ही नहीं, ठीक है, अगर मान लो मेरे पास वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है नहीं, तो आपको क्या लगता है ये इंतज़ार करेगा कि अच्छा मैं कहीं से उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस न्यूक्लियोटाइड है वो ढूंढता हूँ फिर लगाता हूँ? नो, इट्स नॉट गोना वेट इन द एब्सेंस ऑफ सूटेबल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। फिर आप बोलोगे मैम फिर ये क्या करेगा, फिर मान लो अगर इससे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं मिला तो कुछ भी लगा के आगे बढ़ लेगा, बोलेगा सी, ठीक है, सी लगाते एक सी और लगाता हूँ, अब मुझे नहीं मिल रहा थी। सो अब यार यहाँ की तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बिकॉज दिसन जी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से हम डीएनए रेप्लिकेट करें, डीएनए रेप्लिकेशन ही गलत होगा तो ट्रांसलेशन में दिखेगा उसका इम्पैक्ट, तो ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोटीन गलत बन जाएगा, सेल पूरा पगला जाएगा, राइट। सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस, बट ये तो इतनी जल्दीबाजी में काम कर रहा है। नाउ व्हाट डू यू डू, तो अब इसके पीछे हमें लगाने पड़ेंगे 2 प्रूफ रीडिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंजाइम्स, राइट, 2 प्रूफ रीडिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंजाइम्स, ठीक है। और वो कौन से हैं 2 प्रूफ रीडिंग एंजाइम्स,
DNA polymerase 1 and 2, right? तो DNA polymerase 3 was the main enzyme, right? But DNA polymerase 1 और 2 जो होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, they are basically involved in proof reading. वो इस proof reading कर रहे हैं, बेसिकली वो चेक करेंगे कि DNA polymerase 3, ठीक है, जल्दीबाजी में सब कुछ काम कर रहा है, राइट? तो एरर के जो चांसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, राइट? और स्पेशली और प्लस कि ना इसमें पेशेंस भी बहुत कम है, तो ऐसा भी नहीं होता कि अभी मैं स्टोरी की तरह बता रही हूँ, एक्चुअली में थोड़ी ऐसे होता है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ स्टोरी लाइन, ठीक है? अब इसमें पेशेंस भी बहुत कम है, तो अब मान लो अगर कोई से पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड नहीं मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, तो ये तसल्ली से वेट नहीं करेगा कि अच्छा उसे बनवा देता हूँ, ये करता हूँ, कुछ भी लगा के आगे बढ़ लेगा। तो अब हमें इसके पीछे लगाने पड़े दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रूफ रीडिंग एंजाइम, दो प्रूफ रीडिंग एंजाइम, DNA पॉलीमरेज 1, DNA पॉलीमरेज 2, ठीक है? लेकिन DNA पॉलीमरेज 3 की चलो थोड़ी बहुत बुराइयाँ उसमें ज़रूर है, मान लिया कि जल्दबाजी में काम करता है, लेकिन इसकी एक अच्छी बात है कि इसके जस्ट पीछे वाले न्यूक्लियोटाइड में अगर उसने कुछ गड़बड़ की है ना, तो इसे पता चल जाता है, एंड इट कैन टेक अ स्टेप बैक एंड रेक्टिफाई इट। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? फॉर एग्जांपल, कहाँ गया वो डायग्राम? ये रहा वो डायग्राम, लेट मी इरेज दिस, ओके। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, इट्स लाइक ना, ये वो इंसान है जिसे आकर या तो अपनी गलती रियलाइज़ नहीं होती तो होती ही नहीं है, या फिर इमीडिएटली अपनी गलती रियलाइज़ हो जाए तो ये सॉरी बोल देता है। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें अपनी गलती रियलाइज़ होती ही नहीं है, या तो कभी कभी है ना, कभी कभी कुछ रियलाइज़ करता ही नहीं है, नहीं होगी, और अगर हो जाएगी तो इमीडिएटली सॉरी बोल देते हैं। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही है, ये जल्दी में अगर मान लो कुछ गलती कर देता है तो या तो इसे रियलाइज़ नहीं होती, और अगर इसने मान लो अभी गलती की और उसे तुरंत रियलाइज़ हो गया तो इसके टेक अ स्टेप बैक, ठीक है? तो इसमें एक अच्छी बात है कि जस्ट पीछे वाले न्यूक्लियोटाइड में फॉर एग्जांपल अगर अभी मान लो सिर्फ यहीं तक पहुंचा है और जस्ट पीछे वाले न्यूक्लियोटाइड में उसने गड़बड़ कर दी है, तो इसे पता चल जाता है, तो इसे तुरंत रियलाइज़ हो जाता है एंड इट टेक्स अ स्टेप बैक, ये एक कदम पीछे ले लेता है एंड ट्राइज टू रेक्टिफाई इट। सो अब एक बात बताओ, डायरेक्शन ऑफ DNA रेप्लिकेशन क्या था? हम कौन सी डायरेक्शन में DNA सिंथेसिस कर रहे हैं? 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में हम DNA सिंथेसाइज कर रहे हैं, राइट? सो अब जब ये व्हेन इट्स टेकिंग अ स्टेप बैक, राइट, जब ये एक स्टेप पीछे ले रहा है, राइट, टू काइंड ऑफ रेक्टिफाई इट्स मिस्टेक, तो कौन सी डायरेक्शन है? व्हाट इज द डायरेक्शन वाइल स्टेपिंग बैक? इट्स फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, राइट? DNA रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है जब, लेकिन मान लो अगर इसने गलत न्यूक्लियोटाइड लगा दिया और इससे अगर तुरंत अपनी गलती रियलाइज हो जाती है तो इट कैन टेक अ स्टेप बैक और ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, विच इज़ 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और उससे रियलाइज होता है कि अरे मैंने A के आगे C लगा दिया जो कि गलत है, ठीक है? तो फिर ये क्या करेगा? देन इट कम्स एंड इट ट्राइज टू कॉम्पनसेट फॉर इट, फिर A के आगे T लगा देता है, ठीक है? आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी एंड आई होप दिस इज मेकिंग सेंस एज वेल, ठीक है? तो ये जो हुआ, दिस 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ये सब में दिखती है। अब 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसको प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। देखो DNA पॉलीमराइजेशन या DNA सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, जहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में DNA पॉलीमर बना रहा है अपना। और DNA पॉलीमरेज में 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्टिविटी भी दिखती है। 3 प्राइम से 5 प्राइम के मान लो जस्ट एक पीछे वाले न्यूक्लियोटाइड में उसने अगर कुछ भी गड़बड़ किया तो इट कैन टेक अ स्टेप बैक। और ये जो 3 प्राइम से 5 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम ये जो पॉलीमरेज एक्टिविटी है ये तीनों में दिखती है, DNA पॉलीमरेज 1, DNA पॉलीमरेज 2 और DNA पॉलीमरेज 3 तीनों में दिखती है, राइट? अब 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है इसको प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इट इज? इफ आई कुड क्विकली सम इट अप फॉर ऑल ऑफ यू, आई वुड जस्ट से ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन DNA पॉलीमरेज कभी कभी DNA पॉलीमरेज 1, ठीक है, भले वो बहुत जल्दी में काम कर रहा है तो हाँ उसमें एरर रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, बट ऐसा थोड़ी है कि बाकी से गलती नहीं हो सकती, बाकी से भी गलती हो सकती है। सो ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन दिस DNA पॉलीमरेज एंजाइम कैन समटाइम इनकॉर्पोरेट और ऐड और रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड। कभी कभी जल्दबाजी में क्या कर सकते हैं, ये ना कोई गलत न्यूक्लियोटाइड लगा सकते हैं। सो अब क्या होगा, तो अगर मान लो इन्हें जस्ट पीछे वाले में कुछ गलती की है तो इन्हें रियलाइज हो जाता है एंड सो दे टेक अ स्टेप बैक। सो द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी विल अलाउ these enzymes to recognize their mistakes, rectify their mistakes and remove the incorrectly placed DNA। ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 1 सेकेंड, ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है ये कहीं ना कहीं से मतलब मौका देती है अपनी गलती सुधारने का, टू रेक्टिफाई इट्स मिस्टेक एंड रिमूव इनकरेक्टली एडेड न्यूक्लियोटाइड एंड देयरबाय इन्हांसिंग द चांसेस ऑफ एक्यूरेसी। इससे क्या इंश्योर हो रहा है? इससे ये इंश्योर हो रहा है कि जो हमारा DNA रेप्लिकेशन है वो जो हमारा DNA रेप्लिकेशन है वो काफ़ी स्मूथ और स्टेबल तरीके से चल रहा है। सो इट काइंड ऑफ इन्हांसेस द एक्यूरेसी ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है? तो DNA पॉलीमरेज ये तो तीनों में दिखती है।
ठीक, अब हमने जो 2 प्रूफ रीडिंग के लिए एंजाइम्स लगा रखे थे, डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 2। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज 2 की अगर मैं बात करूँ, डीएनए पॉलीमरेज 2 अगर उसको शॉर्ट में सुनने को, इसकी स्पीड कितनी थी बच्चा, मैंने बताई थी, इट वॉज 50 बेसिस पर मिनट, राइट। इट वॉज 50 बेसिस पर मिनट, 50 बेसिस पर मिनट की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आता है, चेक करता है कि ओह, ठीक है। अगर मान लो उसे अपनी गलती इमीडिएटली रियलाइज़ नहीं होती, मैंने जैसे कि आपको बोला कभी कभी तो उसे अपनी गलती इमीडिएटली रियलाइज़ भी नहीं हो रही है ना, सो इन दैट इज़ द केस, दैट्स एन इशू दैट इज़ फेसिंग, राइट। तो अब देखो एग्जैक्टली इस केस में क्या होता है, 1 सेकेंड जस्ट हैपन, अरे यार, इमीडिएटली मान लो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी गलती रियलाइज़ ही नहीं हो रही, तो उस केस में क्या होगा, जैसे डीएनए पॉलीमरेज 2 आया, डीएनए पॉलीमरेज देखते हैं, अच्छा ए के आगे टी, जी के आगे सी, सी के आगे जी, सॉरी जी के आगे सी, टी के आगे ए, जी के आगे सी, ए के आगे सी, कहते हैं अरे ये तो इसने यहाँ तक तो सब कुछ सही लगाया, यहाँ इसने गड़बड़ कर दी है। सो इवन डीएनए पॉलीमरेज 2, ये जो मोटू सा इंसान ही आगे आएगा, इट कैन टेक अ स्टेप बैक, वो एक स्टेप पीछे लेगा, रेक्टिफाई इट्स मिस्टेक, कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 ने जल्दीबाजी में जो गलती की थी, इसकी गलती सुधार के यहाँ पे ए की कॉम्प्लीमेंट्री टी लगा देगा, ठीक है। तो ये भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो कर रहा है। बट अब एक बात पूछूँ मैं आपसे, व्हाट इफ, ठीक है, कि मान लो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शोन बाय ऑल 3, पर अब बात आई कि मान लो मैं ऐसे सीधे सीधे चलते हुए जा रही हूँ, फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने गलती की, तो मैं एक कदम पीछे ले लेती हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो मैं सीधे सीधे चलती हुई जा रही हूँ, आई एम काइंड ऑफ प्रूफ रीडिंग इट, और मुझे इसी टाइम पे रियलाइज़ हो जाएगा अच्छा ही मैंने गलत किया, तो मैं इसे तुरंत रिमूव करके इसे रिप्लेस करके विद द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड आगे बढ़ जाऊँ, मुझे पीछे आने की ज़रूरत ही ना हो, यानी सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज है। तो हाँ, ऐसा होता है, ठीक है। अब हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो पीछे वापस आकर करेक्शन करने की बजाय सीधे सीधे जब चलता जा रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम प्रूफ रीडिंग कर रहा है, तो उसी दौरान एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यानी प्रूफ रीडिंग शो कर दे, राइट। तो एक ऐसी एंजाइम, ठीक है, विच शोज दिस 5 प्राइम to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी is DNA polymerase 1. So this activity is only shown by DNA polymerase 1, and in prokaryotes. It's not seen by DNA polymerase 2. It's not seen by it's not shown by DNA polymerase 2. It's not shown by DNA polymerase 3. तो उनमें दिखाई नहीं देती, ये सिर्फ किसमें दिखती है, DNA polymerase 1 में दिखती है। तो DNA polymerase 1 क्या करता है, DNA polymerase 1 shows 5 prime to 3 prime exonuclease activity, which is what enables DNA polymerase 1 to remove the wrong or the mismatched nucleotide, while simultaneously synthesizing the DNA from 5 prime to 3 prime. अभी मान लो बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ पाएगा what I mean by that। तो इसका मेरा मतलब है कि DNA polymerase 1 के पास वो शक्ति है कि जब वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में जब वो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ही इट कैन साइमल्टेनियसली detect the wrongly identified nucleotide, the wrongly placed or the mismatched nucleotide from DNA। और ये क्या करेगा कि 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करके जब ये ऐसे सिंथेसाइज करे डीएनए, उसी दौरान ये अपनी प्रूफ रीडिंग में करता जा रहा है, और ये ना जो रॉन्गली प्लेस्ड न्यूक्लियोटाइड है इसे रिमूव भी कर देगा वाइल साइमल्टेनियसली सिंथेसाइजिंग द न्यू डीएनए, राइट। तो जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, दिस इज ओनली शोन बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। इतना सबको समझ में आया, नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। ओके, तो अब एक बार जल्दी से जो हमने नोट्स में लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, ये भी एक नई डीएनए स्ट्रैंड बनवा सकता है फ्रॉम द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। बोला डीएनए तीनों के तीनों डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट दैट डीएनए पॉलीमरेज 3 बहुत फास्ट स्पीड पे कराता है, तो मेनली वही ये करा रहा होता है, बिकॉज वी वांट टू इंश्योर कि डीएनए रेप्लिकेशन जितना जल्दी हो जाए उतना बेटर है, राइट। जस्ट नाउ गिव मी अ मोमेंट टू हैव अ सिप ऑफ वाटर, बीन स्पीकिंग फॉर सो लॉन्ग, सो आई would request all of you to just give me 10-15 minutes, okay? All right, thank you very much. Coming back to what I was saying, ठीक है। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन तो तीनों के तीनों करा सकते हैं, बट डीएनए पॉलीमरेज 1 के बाद 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस से प्रूफ रीडिंग, एज वेल एज 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में तो प्रूफ रीडिंग कर सकता है, यानी रॉन्गली प्लेस न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस कर सकते हैं विद द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड, बट इट कैन डू दिस वाइल मूविंग फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एज वेल। तो इसमें दोनों 3 प्राइम से 5 प्राइम एज वेल एज 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखती है।
ठीक है। इट प्ले और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी में प्लेज अ रोल इन डीएनए रिपेयर बाय रिमूविंग आरएनए प्राइमर्स। ठीक है, अब देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का ना मेजर रोल फिर मैं आपको कुछ सेकंड में समझाऊंगी। आप देखो, तो मैं बोलती हूँ कि ये 3 प्राइम से 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की खासियत क्या है, जो वन ऑफ द स्पेशल एडवांटेज। तो देखो आपको रियलाइज होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए पॉलीमरेज है पूरा प्रोसेस खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता, राइट। सो इट विल रिक्वायर आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज अपना आरएनए प्राइमर लगा जाते हैं, फ्री 3 प्राइम OH मिल जाता है, 3 प्राइम एन पे एक फ्री OH मिल जाता है, OH ग्रुप। अब ये इससे अपने न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाता है। लेकिन एक बात बताओ, हमने डीएनए रेप्लिकेशन में कि आरएनए प्राइमर्स लगवा तो लिए डीएनए सिंथेसिस के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन दीज आरएनए प्राइमर्स वर नीडेड टू इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन ऑन बोथ द स्ट्रैंड। लेकिन एक बात बताओ, हम आरएनए को डीएनए में लगा थोड़ी छोड़ सकते हैं, ठीक है। हमने उसे यूज़ किया टू इनिशिएट द प्रोसेस बिकॉज वी रिक्वायर्ड, राइट, बट कैन वी जस्ट लीव द आरएनए इन डीएनए? दैट मेक्स नो सेंस, राइट। तो अब ये 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्टिविटी है ना, अब जब ये आगे सिंथेसाइज करता जा रहा होगा डीएनए स्ट्रैंड को, आप देखोगे लैगिंग स्ट्रैंड पे जब ये सिंथेसाइज करता है, डीएनए सिंथेसिस, बेसिकली डीएनए पॉलीमराइजेशन कर रहा होता है, तो उस टाइम ये जो आरएनए प्राइमर्स है ना, इन्हें भी रिमूव करता जाता है। सो दिस एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हेल्प्स अ लॉट इन रिमूविंग दीज आरएनए प्राइमर्स। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। स्पेस जो स्पीड है वो तो हमने देख ली, इट इज़ 1000 बेसिस पर मिनट। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, अब और डिस्कस करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 2 की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज 2 पोजेसेस 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली रिएक्शन वाली एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी सब में होती है, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रूफ रीडिंग एंड एरर करेक्शन। जिसकी सिंथेसिस वेलोसिटी होती है, जिस रेट पे डीएनए सिंथेसिस करता है, दैट्स रिलेटिवली लो, इट्स 50 बेसिस पर मिनट, राइट। बहुत स्लो स्पीड होती है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ डीएनए पॉलीमरेज 3 की, राइट, तो दिस इज द मेन एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। यही मेन एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहले तो हाईली एफिशिएंट, बहुत तेज़ी से काम करता है। अब उसके साथ हाँ एरर रेट्स बढ़ जाते हैं, सबसे डिफरेंट है। इसकी स्पीड होती है 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड, राइट, एंड इट सिंथेसाइजेस डीएनए इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। हाउ? बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रैंड, राइट। तो बेसिकली एक आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने ये देखो आरएनए प्राइमर को यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। अब आरएनए प्राइमर का 3 प्राइम OH मिल गया, 3 प्राइम पे OH मिल गया। अब ये क्या करेगा, अब ये जो बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज आएगा और ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री जो है कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ के इट विल कंटिन्यूसली सिंथेसाइज अस डीएनए स्ट्रैंड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। और अब देखो जैसे कि मैंने बताया था आरएनए पॉलीमरेज की, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जाके आरएनए प्राइमेज किया, आरएनए प्राइमेज की जो आरएनए प्राइमेज नॉट सॉरी नॉट आरएनए पॉलीमरेज, I'm sorry, it was RNA primase. My bad. RNA primase. ठीक है, RNA primase. I'm sorry. RNA primase. I know I'm inspired. I keep just saying. I'm sorry. RNA primase is what I meant. I'm sorry. Just a minor correction, everybody. RNA primase. Actually, when you tend to speak for so long, you do get fumbled. DNA polymerase के साथ में रहोगे, RNA polymerase चल रहा है। RNA polymerase से RNA के polymerization कराएगा। RNA primase है जो RNA का प्राइमर बनवाता है। तो RNA primase is the enzyme which will synthesize short RNA primers. RNA primase आके short RNA का प्राइमर बनवाएगा, and this is actually essential for DNA polymerase to start DNA synthesis. और ये ज़रूरी भी है DNA polymerase के लिए, ताकि DNA polymerase DNA synthesis चालू कर पाए। RNA primers होते क्या हैं? RNA primers are the necessary starting points. बेसिकली वो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं ये। तो बेसिकली एग्जैक्टली मुझे केमिकली डिफाइन करना पड़ेगा तो क्या है ये? दीज आर 5 to 10 5 से 10 लंबे कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट्स हैं। These are 5 to 10 long complementary single-stranded DNA templates. ठीक है, single stranded DNA templates which are synthesized by these RNA primase. I hope that is clear to everybody. ठीक है, अब मान लो ये RNA प्राइमर लग गया, अब DNA पॉलीमरेज आके ये DNA स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देगा, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। अगर हम 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज कर रहे हैं तो कौन सी स्ट्रैंड को हम रीड कर रहे होंगे? वी विल बी रीडिंग 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम स्ट्रैंड जो है रीड कर रहे होंगे। तो देखो ये स्ट्रैंड जो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होती है, दिस इज रेफर टू एज द लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रैंड जो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रही है फ्रॉम द 5 प्राइम एंड टू द 3 प्राइम एंड, दिस इज रेफर टू एज द लीडिंग स्ट्रैंड। और लीडिंग स्ट्रैंड जिस स्ट्रैंड को पढ़ के सिंथेसाइज हो रही है, यानी जो लीडिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट है उसको मैं बोलूँगी लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, राइट। सो दिस पेरेंटल स्ट्रैंड जिसके कॉम्प्लीमेंट्री लीडिंग स्ट्रैंड बन रही है वो लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट हो जाएगा। अब दूसरी साइड पर देखो, दूसरी साइड है 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड, मतलब अगर मान लो ये बात फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाली जो मेरे पास पेरेंटल स्ट्रैंड थी ये 3 प्राइम से 5 प्राइम थी,
तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम हो जाएगी। अब मुझे बताओ इसमें दूसरी वाली जो एंजाइम मतलब दूसरी वाली जो स्ट्रैंड है इसमें मैं आरएनए प्राइमर कहाँ लगाऊँ? अगर फॉर एग्जांपल मैं आरएनए प्राइमर यहाँ लगाती हूँ, ठीक है, और इस डायरेक्शन में 5 प्राइम से 3 प्राइम है, सो पहले बात इसके आगे कोई स्ट्रैंड नहीं है, प्लस हमेशा जो डीएनए पर बेसिकली ये जो होता है डीएनए सिंथेसिस जो होता है बेसिकली, ठीक है, वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होता है, तो 5 के सामने 5 तो नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर है। सो हम आरएनए प्राइमर को यहाँ तो नहीं लगा सकते, तो फिर कहाँ लगाएं? तो फिर यहाँ लगा दें 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये यहाँ ऐसे सिंथेसाइज हो जाएगा, यहाँ ऐसे सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है, बट ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगेन जो हम जिस स्ट्रैंड को रीड कर रहे हैं उसकी ये वाली डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम है, और 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में कैसे सिंथेसाइज करा रहे हैं? once again cut we will discuss this again. All right, so as I was saying there, once again cut. All right, so देखो अब now have a closer look. अब देखो बच्चा हमने आरएनए प्राइमर लगा दिया, राइट। अब आरएनए प्राइमर को पढ़ के, ठीक है, अब उनके जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज है वो आएगा और अपने यहाँ पे ये स्ट्रैंड है सिंथेसाइज करवाएगा। ये जो स्ट्रैंड जो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रही है इट्स रेफर टू एज द लीडिंग स्ट्रैंड, इसको हम क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रही है, दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन ये इस पेरेंटल स्ट्रैंड को पढ़ के सिंथेसाइज हो रही है, सो दिस पेरेंटल स्ट्रैंड विच एक्ट एज द टेम्पलेट फॉर द लीडिंग स्ट्रैंड इज रेफर टू एज लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, ठीक है। और मैं दूसरी स्ट्रैंड की अगर मैं बात करूँ विच इज दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड की बच्चा अगर मैं बात करूँ तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैंड है इसमें ना आप बताऊँगी डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली कैसे एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल if I could just remove this, just a moment everybody, give me one moment, just give me a bit, okay, take 1 second. Copy and then let me just erase it, just copy this and let me then just erase this, okay। अब अगर मैं बात करूँ इस वाली स्ट्रैंड की, नीचे वाली स्ट्रैंड की, तो अगर मेरी ऊपर वाली स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम इस डायरेक्शन में थी और उसको पढ़ के मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम जो अपना डीएनए है वो इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज करा रही थी, तो पेरेंटल स्ट्रैंड की जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी इसमें पोलैरिटी कुछ इस प्रकार होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो अब मुझे ज़रा ये बताइए कि मैं इसमें न्यूक्लियोटाइड कहाँ ऐड करूँ? इसमें न्यूक्लियोटाइड जो है मतलब वन सेकेंड, अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें जो आरएनए प्राइमर है वो कहाँ ऐड करूँ? क्या मैं आरएनए प्राइमर यहाँ ऐड करूँ जस्ट लाइक दिस, ठीक है, जस्ट लाइक दैट स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ऐसे, पर इसका कोई पॉइंट नहीं है। पहली बात तो इसके आगे ये क्या है, सिंथेसाइज हो गई तो डीएनए स्ट्रैंड खत्म हो रही है, तो मैं इसे यहाँ तो रख नहीं सकती। ऊपर से अब देखो कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, राइट। अगर एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। तो अगर ये पेरेंटल स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम इस डायरेक्शन में नहीं हो सकती, राइट। ऊपर से इसको मैं आगे कहाँ ले जाऊँगी, ठीक है, आगे क्या सिंथेसाइज करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी मतलब गलत है, ये सही चॉइस नहीं है मेरे लिए। नाउ व्हाट एल्स डू आई डू? नाउ आई ऑब्जर्व, आई थिंक एंड आई यूज लिटिल बिट ऑफ माई लॉजिक एंड मैं यहाँ पे बना देती हूँ मतलब आरएनए प्राइमर, ठीक है। अब आरएनए प्राइमर ये उसका 5 प्राइम एंड है, वो ये 3 प्राइम एंड है। अगेन 5 प्राइम एंड यहाँ पे सिंथेसाइज भी खत्म हो गई, ठीक है। ऊपर से आप देखो सेम पैरेलल पोलैरिटी आ रही है, तो ये भी गलत है। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, हम आरएनए प्राइमर को यहाँ बनाते हैं, यहाँ सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और इसकी जो ये होती है ये हो गया 3 प्राइम एंड और ये हो जाता है इसका 5 प्राइम एंड, ठीक है। तो अब जो डीएनए पॉलीमरेज है मतलब डीएनए पॉलीमरेज है वो आएगा एंड इट विल सिंथेसाइज, ठीक है, इट विल सिंथेसाइज फ्रॉम द 5 प्राइम एंड टू द 3 प्राइम एंड, यानी इसी डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम के एंड में। बट आप देखोगे जैसे जैसे सिंथेसाइज करेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम में, अब एक पॉइंट आएगा जहाँ पे यहाँ पे एंड हो गया ये, ठीक है। सो अब क्या करेगा, अब एक नया आरएनए प्राइमर वो यहाँ लगा देगा एंड अगेन इट विल रीच फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे डीएनए से फिर अब मान लो यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर और पीछे से फिर एक और आरएनए प्राइमर लगेगा। सो अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक सिंगल आरएनए प्राइमर नहीं होता, बहुत सारे आरएनए प्राइमर इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने दोनों में डिफ्रेंशिएटिंग फीचर क्या दिखा? दोनों में डिफरेंस ये था, इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, दोनों में क्या डिफरेंस था? दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस था जो कि था, दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस था। और वो क्या डिफरेंस था? आई वुड लव टू नो इट फ्रॉम यू गाइस, कैन यू टेल मी? दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस था कि जो ऊपर वाली स्ट्रैंड है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो केयरफुली, ऊपर वाली स्ट्रैंड वाज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन अ कंटिन्यूस मैनर, बट नीचे वाली स्ट्रैंड के लिए बार बार मुझे आरएनए प्राइमर लाना पड़ता है, ठीक है। फिर मैं उसे सिंथेसाइज करती है, फिर वो खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर मुझे दोबारा थोड़ी दूर पे आरएनए प्राइमर लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर वो इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रहा होता है। तो ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है, इसको लैग क्यों बोला? लैग आ जाता है ना कि लैग आ गया क्लास में, क्लास के दौरान लाइव लेक्चर में, तो एक हॉल्ट आ जाता है।
एक टेम्पररी स्टॉप आ जाता है. तो हेंस द नेम लैगिंग स्ट्रैंड. लीडिंग स्ट्रैंड बिकॉज इट्स सिंथेसाइजिंग द डीएनए स्ट्रैंड इन अ कंटिन्यूस मैनर, तो इसका नाम हो गया लीडिंग स्ट्रैंड. और बिकॉज यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा सा हॉल्ट या एक पॉज आ जा रहा है, तो इसका नाम लग दिया लैगिंग स्ट्रैंड. और लैगिंग स्ट्रैंड जिस टेम्पलेट मतलब जिस पेरेंटल स्ट्रैंड को पढ़ के बनी होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी रेफर्ड टू एज लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट. ठीक है, एंड इसीलिए यही रीज़न है कि जो हम डीएनए रेप्लिकेशन है इसे बोलते हैं, द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. अब देखो आगे और समझने की कोशिश करते हैं. अब देखो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन है, अब हमने ये तो बोला कि ठीक है डीएनए पॉलीमरेज आता है, वो जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना लगाता जाता है, ठीक है, उसे ना आरएनए प्राइमर का एक 3' एंड पे एक फ्री OH ग्रुप मिल जाता है, और इससे आके वो न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाता है. तो डू यू थिंक इट्स सो ईजी? इट्स ईजियर सेड देन डन, राइट? इतनी आसानी से थोड़ी सब कुछ हो रहा होता है. तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लेट्स डाइव अ लिटिल डीपर कि कैसे न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ से आ रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. So during DNA replication, deoxyribonucleoside monophosphates are being converted to deoxyribonucleotides triphosphate. क्या बोला मैंने? बहुत बच्चों के सर के ऊपर से गया होगा. Give it some moment, give it some time. अब देखो क्या होता है. पहले तो मैं आपको ये समझाती हूँ कि एग्जैक्टली क्या DNMPs DNTPs होते क्या है. अब मान लो ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये है हमारा शुगर, ठीक है, ये है हमारा शुगर. फॉर एग्जाम्पल ये 1' एंड ये 2', ये 3' एंड पे ये जो OH ग्रुप होता है ये 4' एंड यहाँ 5' कार्बन, और 5' कार्बन पे ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है. शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर प्लस बेस इज रेफर टू एज न्यूक्लियोसाइड. शुगर प्लस बेस को बच्चे हम क्या बोलते हैं, शुगर प्लस बेस इज रेफर टू एज न्यूक्लियोसाइड, ठीक है. और न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं एक फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ देती हूँ, तो दिस बिकम्स न्यूक्लियोटाइड. ये क्या बुला दिया जाता है, न्यूक्लियोटाइड बुला लिया जाता है. तो अगर मान लो मैं इसे न्यूक्लियोसाइड के टर्म्स में डिफाइन करूँ, तो मेरा शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस दिस इज न्यूक्लियोसाइड. और न्यूक्लियोसाइड के अलावा यहाँ पे क्या है, मोनोफॉस्फेट. तो DNMP स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोस. डीऑक्सी पहले बिकॉज डीऑक्सीराइबोस शुगर है, राइट. सेकंड कार्बन पे ना सिर्फ एक H है, OH नहीं है, ठीक है, अनलाइक द राइबोस शुगर, ठीक है. सो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलकर ये कहलाई जाएगी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड. अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड के साथ इस स्ट्रक्चर में क्या रह गया बाहर की तरफ, इसमें रह गया एक फॉस्फेट ग्रुप, तो मोनोफॉस्फेट, ठीक है. अब मान लो अगर इस फॉस्फेट ग्रुप को भी मैं इसमें इंक्लूड कर लेती हूँ, तो आई वुड रेफर टू इट एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है. तो मैं इसे दो तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ. बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है. काम करती हूँ, let me open a blank slide, let me try and explain it to you, because of course जब हम इसको डिटेल में समझ ही रहे हैं, so why not give it 100%, ठीक है, just give it the desired time. अब देखो for example let's say इसको कॉपी कर, oh why did I just delete it, just a moment, let me just copy this. अभी एक मिनट मेरे को देना, ठीक है, just give me some time to kind of help you visualize this better. मुझे कुछ 2 मिनट दो to kind of quickly curate these beautiful slides and help you understand this better. Okay. बोलो इतने होते नहीं होते. आई एम जस्ट लाइक काइंड ऑफ गिविंग यू लाइक अ बेसिक एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल की मैं समझाने की कोशिश करूँ. फॉर एग्जाम्पल इतना तो आपको समझ में आया कि अगर मान लो सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के रिस्पेक्ट टू बोल रही हूँ, तो मैं ऐसे बोलूँगी ये तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बनाएंगे, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड के अलावा यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है. कितना प्रेजेंट है, एक ही फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है. दिस विल बी रेफर टू एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, ठीक है. या इसी में इकट्ठे क्या बोल सकते हो, अगर मैंने फॉस्फेट ग्रुप इसी में इंक्लूड कर लिया, आई विल कॉल इट एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. अगर फॉस्फेट ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है तो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है, ठीक है. अब इसकी बात करूँ फॉर एग्जांपल, मैं इस वाले की बात करूँ, मान लो इसे आपस में जॉइंड है, लेट्स इमेजिन दैट दीज आर जॉइंड टू वन अनदर, ठीक है. आप समझ तो रही हो ना, ठीक है. और देखो इसको समझो. अब मानो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको क्या बोलूँगी मैं, ठीक है. अगर मैं सिर्फ शुगर मतलब और नाइट्रोजन बेस को कंसिडर करें, दिस इज न्यूक्लियोसाइड, ठीक है. अब ये न्यूक्लियोसाइड हो गया. न्यूक्लियोसाइड के अलावा मेरे पास कितने फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, 1 2 3. तो दिस विल बी रेफर्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड बिकॉज डीऑक्सीराइबोस शुगर है, राइट. तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है, ठीक है. बट अगर मान लो इसमें से एक फॉस्फेट को मैं इसी में इंक्लूड कर लेती हूँ, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस 1 फॉस्फेट ग्रुप. अगर मैंने इस फॉस्फेट ग्रुप को एक फॉस्फेट ग्रुप को इसी में इंक्लूड कर लिया, तो आई विल कॉल इट एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड
ठीक है। राइबोन्यूक्लियोटाइड जब मैंने बोला तो एक फॉस्फेट इसी में इंक्लूड हो गया, और इसके अलावा कितने फॉस्फेट ग्रुप्स बचे, 2, तो दिस विल बी रेफर टू एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, ठीक है। या तो मैं इसे बोल सकती हूँ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, वरना अगर मैं इसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बोल रही हूँ यानी मैंने एक फॉस्फेट ग्रुप इसी में इंक्लूड कर लिया, तो इसे मैं बोल सकती हूँ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट। ऐसे ही अगर थर्ड वाले एग्जाम्पल की मदद से समझें तो या तो मैं इसे बोल सकती हूँ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड और अगर टेट्राफॉस्फेट, ठीक है। वरना अगर मैं एक फॉस्फेट ग्रुप इसी में इंक्लूड कर लेती हूँ देन आई विल रेफर टू इट एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि अगर मान लो मैं सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन स्पेस को कंसिडर कर रही हूँ तो आई विल कॉल इट एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड पेंटाफॉस्फेट, ठीक है। ऑल्दो ये मैंने बहुत ज़्यादा फॉस्फेट ग्रुप्स बना दिए हैं, ठीक है, बट अगेन दिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इतना होता है फॉस्फेट ग्रुप तो डैश नहीं होता, बट फॉर यूर बी एबल टू विजुअलाइज इट, ठीक है। तो ये हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड पेंटाफॉस्फेट, पर यहीं पे अगर मैंने एक फॉस्फेट ग्रुप इसी में इंक्लूड कर लिया तो ये हो जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, राइट। उसके अलावा कितने ग्रुप्स बचे, 4 ग्रुप बचे, तो टेट्राफॉस्फेट। तो या तो मैं इसे बोल दो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड पेंटाफॉस्फेट या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड टेट्राफॉस्फेट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब ये जो तो मेरे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स होते हैं मेरे पास। आई यूजुअली हैव द मोनोफॉस्फेट। मैं उनका फॉस्फोराइलेशन कराती हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम। फॉस्फोराइलेज एंजाइम की वजह से फॉस्फोराइलेशन होता है और DNMPs यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो DNTPs है ना, दीज आर वेरी वेरी यूजफुल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। DNTPs 2 काम कर रहे हैं। DNTPs आर एक्चुअली परफॉर्मिंग 2 फंक्शंस, सो आई वुड delete this slide just a moment everybody. So actually मैं ये जो DNTPs हैं, they are serving a dual purpose. They are acting as a substrate, ही substrate का काम करेंगे पहली बात तो, ठीक है। सबस्ट्रेट मीन द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं कि जो हमारा DNA स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है, RNA प्राइमर में एक फ्री 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप प्रोवाइड कर दे रहे हैं, हम न्यूक्लियोटाइड जोड़े जा रहे हैं। वो न्यूक्लियोटाइड आएंगे कहाँ से, वो न्यूक्लियोटाइड आएंगे इससे, DNTPs ही तो है वो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं ना, अगर आप ध्यान दो, RNA प्राइमेज आएगा, RNA प्राइमेज आया, उसने RNA प्राइमर बना के चला गया, ठीक है। अब DNA पॉलीमरेज अपना काम शुरू करेगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, बेसिकली ये जो है मेरे पास DNTP, ठीक है, इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा। कौन सा ब्रेन, स्पेसिफिकली इट विल ब्रेक द अल्फा बीटा फॉस्फेट, अल्फा बीटा, ठीक है। ये है अपना अल्फा, ठीक है, और ये है बीटा फॉस्फेट, अल्फा बीटा एंड गामा एंड ऑल, ठीक है, अल्फा बीटा। तो विल स्पेसिफिकली ब्रेक द अल्फा बीटा फॉस्फेट, ये अल्फा बीटा फॉस्फेट को ब्रेक करेगा। इस बॉन्ड को तोड़कर एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी। अब ये जब बॉन्ड टूटता है, ठीक है, तो इन्हें बहुत सारी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, राइट, एंड दिस एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, राइट। सो देखो DNTP को हम सबस्ट्रेट्स की तरह यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो जब मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो ये जो है मेरे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड नाम, ठीक है, DNTP राइबोन्यूक्लियोटाइड है मेरे पास, ठीक है। अब इसको DNA पॉलीमरेज यूज़ करेगा एंड इट विल ऐड दीज न्यूक्लियोटाइड्स टू द ग्रोइंग DNA स्ट्रैंड, ठीक है। बट अब जब ये एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ रहा है तो बीच में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस भी बनती जाएंगी, तो उसके लिए एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स विल कम फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ दीज DNTPs, राइट। सो बेसिकली वी विल काइंड ऑफ ब्रेक द बॉन्ड, ये जो पायरोफॉस्फेट बॉन्ड है, ठीक है, ये जो पायरोफॉस्फेट ग्रुप है ये रिलीज हो जाएगा और इसकी एनर्जी रिलीज हुई, दिस विल बी यूटिलाइज्ड टू फॉर्म द फॉस्फोडाइएस्टर linkages between the new nucleotides which are being added. So DNTPs are performing a dual function, which is they are kind of acting as a substrate की तरह तो काम कर ही रहे हैं। ये वाला पार्ट substrate की तरह एक्ट कर रहा है और ये इस बॉन्ड को तोड़ के जो एनर्जी रिलीज हुई, they are providing that energy for the polymerization reaction. They break the bond from the 2 terminal phosphate groups and use this energy to synthesize द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। तो ऐसे मैंने क्या बोला, DNMPs आर गेटिंग कन्वर्टेड टू DNTPs, ठीक है। तो एन नाइट्रोजनस बेस था, नाइट्रोजनस बेस तो कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है तो डीऑक्सी एडेनोसिन, वन सेकेंड, ठीक है। तो अगर मान लो ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, सो दिस विल बी रेफर्ड टू डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, डीऑक्सी एडेनोन्यूक्लियोसाइड, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो अब डिपेंडिंग ऑन कि वो नाइट्रोजन बेस क्या है, वो AGCTP अपने आप एडजस्ट कर लेना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी एंड विद दैट वी आर मोर और लेस डन, ठीक है। अब देखो एक बार जैसे अब न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, लैगिंग स्ट्रैंड पे आपने देखा,
ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड पे आप देखोगे कि क्या होता है ना, जैसे लैगिंग स्ट्रैंड पे डीएनए सिंथेसिस जो है वो डिसकंटिन्यूस हो रही है, राइट। अब आपने देखा राइट कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसका डीएनए जो सिंथेसाइज हो रहा है वो कंटिन्यूस तरीके से नहीं हो रहा है। अब ये डीएनए जो सिंथेसिस हो रहा है कंटिन्यूस तरीके से नहीं हो रहा है, ये जो छोटे छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। हम छोटे छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट्स बना रहे हैं, फिर एंड में से जोड़ देंगे, एंड में से जोड़ देंगे, ठीक है। तो दीज शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स, दीज आर एक्चुअली रेफर्ड एज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, दीज आर रेफर टू एज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। इन छोटे छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट्स को बच्चे हम क्या बोलते हैं, वी रेफर टू देम एज द ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स क्या है, ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस जो है वो डिसकंटिन्यूस है, एंड दैट इज रिजल्टिंग इन शॉर्टर फ्रैगमेंट्स कॉल्ड एज द ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। अब आप देखोगे ना these short DNA fragments जिनको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, they are synthesized on the lagging strand। lagging strand पर इन्हें synthesize कर रहे हैं। Now DNA ligases is what joins these fragments, sealing the gap between them to form a continuous DNA strand। देखो क्या होता है, जब मान लो लेट्स से DNA पॉलीमरेज 1 की एग्जांपल समझाते हैं। DNA पॉलीमरेज 1 में 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है ना, तो जब DNA पॉलीमरेज 1 5' to 3' डायरेक्शन में जब पहले तो ये डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहा है। अब मान लो ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है, जब यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगा, डीएनए पॉलीमरेज आया और इसने 5' से 3' की डायरेक्शन में ये डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया, ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ पे आरएनए प्राइमर प्रेजेंट है। अब ये बोलेगा आरएनए प्राइमर क्या कर रहा है, वी रिक्वायर द आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग टू इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन, बट हम आरएनए को डीएनए में छोड़ नहीं सकते, जैसा कि मैंने बोला। तो दिस exonuclease activity 5' to 3' exonuclease activity of DNA polymerase 1 will help in these RNA primer removals। अब RNA primer जब रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो मुझे ये वाला जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट है उसे इस वाले ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसे मुझे इसके पहले न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना पड़ेगा, तो मेरे पास स्ट्रैंड कंप्लीट बनी। ऐसा मतलब ना इनकम्प्लीट डीएनए सिंथेसिस हुआ है, डीएनए सिंथेसिस पूरा कंप्लीट हुआ है, बस यहाँ पे जो आरएनए प्राइमर ने जो जगह कर यहाँ पे एक आखिरी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनना बाकी है। तो डीएनए लाइगेज आएगा और यहाँ पे इन दोनों को चिपका देगा, मतलब आखिरी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के इट विल क्रिएट अ कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड इवन ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। सो यही था पूरा प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन एब्सोल्यूट डिटेल, यू नो, विद ईच कॉन्सेप्ट बीइंग रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स टू इंश्योर दैट इट जस्ट गेट्स ड्रिल्ड इनटू योर हेड, बिकॉज आई नो इट्स नॉट वन ऑफ दोज टॉपिक्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाइल ईटिंग पॉपकॉर्न और एनीथिंग। रोहित शेट्टी की पिक्चर की तरह नहीं, यू विल हैव टू लिसन टू एवरी सिंगल वर्ड ओनली, देन विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। और उसमें भी बहुत बार होगा कि कई सारी चीज़ें होंगी जो पहली बार में सर के ऊपर से जाएंगे, सो यू माइट हैव टू रीवॉच द लेक्चर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, नाउ दैट वी आर डन विद दैट, नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू एनसीईआरटी एंड लेट्स जस्ट रैप इट अप, ओके। लेट्स जस्ट डू दैट टुगेदर। ऑलराइट, सो 1 second, just give me a moment, let me choose a suitable color and we'll be good to go. Just a moment everybody, right, okay, let's go। अब देखो, द मशीनरी एंड द एंजाइम, तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट व्हिच इज एंजाइम्स। तो एनसीईआरटी बोलती है लिविंग सेल्स जैसे कि ई कोलाई हो गया, बिकॉज प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन ही मैंने समझा है, यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ नाउ, ठीक है। सो लिविंग सेल जैसे कि ई कोलाई हो गया, इसमें जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का, इसमें कुछ एंजाइम्स की मदद पड़ती है हमें लगती है। तो मेन एंजाइम इज रेफर टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जो मेन एंजाइम है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, राइट। सिंस इट यूजेज अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। फिर उसने उसके नेम को भी जस्टिफाई किया कहीं ना कहीं कि हमने इसका नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों रखा। डीएनए पॉलीमरेज मतलब न्यूक्लियोटाइड से जोड़ के डीएनए का पॉलीमर बनवाने वाले, पर डीएनए डिपेंडेंट को जस्टिफाई कर रहा है कि बिकॉज वो एक डीएनए टेम्पलेट यानी एक पेरेंटल स्ट्रैंड की मदद से कैटलाइज कराती है पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। फिर एनसीईआरटी बोलती है ये जो एंजाइम यानी डीएनए पॉलीमरेजेस जो हैं, these enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time, ठीक है। फिर एनसीईआरटी बोलती है ये जो एंजाइम्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, बहुत ज़्यादा मंझी हुई होती हैं, कहते हैं दे आर वेरी एफिशिएंट, दे आर वेरी गुड एट वेरी स्किल्ड एट व्हाट दे आर डूइंग बिकॉज दे आर कैटलाइजिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ऐसा नहीं है हमें 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड लगाना है, आप इमेजिन करो डीएनए कितना लंबा होता है, उसमें कितने बेस पेयर होते हैं। जैसे एकदम प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में बात करें तो ई कोलाई में ही 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स हैं, ठीक है। और अगर आप इसे ह्यूमन से कंपेयर करोगे तो हमारे में तो डिप्लॉयड कंटेंट है 6.6 × 10⁻⁹। यू कैन इमेजिन कितने ज़्यादा बेस पेयर्स हैं, कैन यू इवन इमेजिन दैट, इतने ज़्यादा बेस पेयर्स हैं, ठीक है। तो इतने ज़्यादा बेस पेयर्स जो सिंथेसाइज करना है तो उससे बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा। इसलिए हमने बोला कि जो एंजाइम्स दीज आर हाईली एफिशिएंट बिकॉज दे हैव टू कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इन्हें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के पॉलीमराइजेशन करानी होती है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ई कोलाई हैज़ ओनली
इक्वलाइज जिसमें से 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। दिस कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स, ठीक है। इक्वलाइज जिसमें 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स हैं, उसे ही डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट करने में 18 मिनट लग जाते हैं। सो यू कैन काइंडली मेक अ नोट ऑफ द डेट, राइट, ठीक है। इसका मतलब द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज़ टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। तो एवरेज रेट पॉलीमराइजेशन की कितनी होगी? लगभग 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। यानी इससे इनडायरेक्टली एनसीईआरटी बोलना चाह रहा है कि मेनली मेन एंजाइम को, यहाँ पे इसने बोल दिया था मेन एंजाइम जो होती है डीएनए पॉलीमरेज होती है, डीएनए पॉलीमरेज 3 टू बी मोर प्रिसाइज, और अगर वो पॉलीमराइजेशन करा रही है तो अप्रॉक्सीमेटली किस स्पीड से करा रही है? द स्पीड ऑफ 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड, ठीक है। फिर एनसीईआरटी बोलती है नॉट ओनली डू दीज पॉलीमरेजेस हैव टू बी फास्ट, ना सिर्फ ऐसा है कि ना ऐसा थोड़ी सिर्फ उन्हें जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, बट सही तरीके से भी जो काम करना है थोड़ी कुछ भी जोड़ देंगे। हाँ, कभी कभी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, वो भी उन्हें रेक्टिफाई करनी पड़ेगी, राइट। दे कांट जस्ट लीव इट लाइक दैट बिकॉज दैट माइट लीड टू ह्यूज म्यूटेशंस, राइट। पूरे ऑर्गेनिज्म के गलत प्रोटीन ही बन जाएगा, राइट। द ऑर्गेनिज्म माइट डाई, इट माइट बी अ लीथल म्यूटेशन एज वेल, ठीक है। सो नॉट ओनली डू दीज पॉलीमरेजेस हैव टू बी फास्ट, ना सिर्फ इन्हें जल्दी काम करना है, बट दे ऑल्सो हैव टू कैटलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। इन्हें जल्दी के साथ साथ सही तरीके से भी काम करना है। दे हैव टू कैटलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इन टू म्यूटेशन। अगर कोई भी गलती होगी ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, दैट माइट लीड टू म्यूटेशन। जिससे क्या होगा? म्यूटेशन हो जाएगी। फर्दरमोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। और भी अगर देखें, मतलब अगर ये ऐसी गलतियाँ करते रहे, ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन में ऐसा नहीं है कि मतलब एक्यूरेसी ही चाहिए, अभी भी देखो डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक्सपेंसिव मतलब एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव, ठीक है। बार बार में वो बेसिकली वो पायरोफॉस्फेट बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। उससे बेसिकली जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी मदद से हमें तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड सिंथेसाइज करने पड़ेंगे। इट्स अ वेरी एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस। Deoxyribonucleoside triphosphates serve dual purposes. तो मैंने भाई बोला deoxyribonucleoside DNTPs, राइट। deoxyribonucleotides ट्राइफॉस्फेट जो है वो दो काम कर रही हैं। पहला, दे in addition to acting as substrates, apart from the fact that they acting as substrate की तरह तो काम कर ही रही हैं, they also provide energy for polymerization reaction. वो पॉलीमराइज एक को दूसरे से जोड़ने के लिए नहीं, पॉलीमराइजेशन के लिए वो एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए भी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। कैसे? द 2 टर्मिनल फॉस्फेट्स इन अ डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जो 2 टर्मिनल फॉस्फेट्स है, जो एंड में 2 फॉस्फेट्स ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है। इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड यानी इसमें इन्हें शुगर प्लस बेस कंसिडर कर लिया और उसके अलावा 3 फॉस्फेट। तो जो 2 टर्मिनल फॉस्फेट्स है इनका बॉन्ड टूटता है एंड या एनर्जी इज रिलीज। उसके बाद इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस मेनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। फिर एनसीईआरटी बोलती है सिर्फ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस नहीं चाहिए, मैंने आपको दिखाया भी डीएनए हेलिकेज चाहिए, ठीक है। आरएनए प्राइमेज चाहिए, कितनी सारी एंजाइम्स चाहिए अपार्ट फ्रॉम दीज टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। एंड दिस इज ट्रस्ट मी, दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। once you get into your respective colleges and when you try and study about this in detail, it's a very 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 complicated process. It's not so easy, ठीक है। इसमें तो यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन तुमने पढ़ा ही नहीं है बिकॉज इट बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर एनसीईआरटी बोलती है फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स सिंस द 2 strands of DNA cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement, the replication occurs within a small opening of the DNA helix referred to as replication fork. फिर एनसीईआरटी बोलती है बिकॉज डीएनए मॉलिक्यूल इतने लंबे लंबे हैं, राइट, वो इतने हाईली और इतने टाइटली पैक्ड हैं और इतने स्मार्टली पैक्ड हैं विच इज़ वाई दे कैन बी अकोमोडेटेड इन सच स्मॉल स्पेसेस। बट एक्चुअलिटी में तो अगर हमारी ही बात करें तो हमारा जो डीएनए होता है 2.2 मीटर की लेंथ है। तो हाउ डू थिंक इट्स बीइंग एबल टू अकोमोडेट, हाउ इज इट once again, how is it that it gets accommodated in such small space? इट इज़ ओइंग टू स्मार्ट पैकेजिंग, राइट। तो हम इतना बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल्स पूरे को दोनों स्ट्रैंड को एक साथ सेपरेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज पहली बार तो इतनी जगह ही नहीं है। प्लस पूरी स्ट्रैंड को एक साथ सेंसिटाइज करके डीएनए रेप्लिकेशन करना, इट विल बी अ वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। तो रेप्लिकेशन जो होती है, मैंने बोला था छोटे छोटे सेगमेंट्स में होती है, और ये जो रेप्लिकेशन होती है ढक्कर्स विद इन स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ द डीएनए। रेप्लिकेशन छोटे छोटे रेप्लिकेशन बबल खोलते हैं और उसमें भी दैट रीजन इज रेफर्ड एज रेप्लिकेशन फोक। फिर एनसीईआरटी क्या बोलती है? फिर एनसीईआरटी बोलती है द DNA polymerase on their own cannot initiate the process of replication. तो मैंने बोला था ये जो DNA polymerases हैं ये खुद से process start नहीं करा सकते, they cannot start the process de novo, right? Also the replication does not initiate randomly at any place in DNA.
ठीक है। पहली चीज़ तो डीएनए पॉलीमरेज खुद से प्रोसेस चालू करा ही नहीं सकती। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो रेप्लिकेशन है इट डज़ नॉट इनिशिएट रैंडमली, कहीं से भी ऐसा नहीं है चालू कर सकते हैं, तो कहीं से भी ऐसे मुँह उठा के हमने चालू कर दिया डीएनए रेप्लिकेशन, नहीं। देयर आर डेफिनेट रीजन्स इन इकोलाई डीएनए, बिकॉज हमने प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात की है, व्हिच इज व्हाई दे आर मेंशनिंग इकोलाई अगेन एंड अगेन। तो देयर आर डेफिनेट रीजन्स इन इकोलाई डीएनए। इकोलाई के डीएनए में स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और इन रीजन्स को बच्चा हम क्या बोलते हैं, दीज रीजन्स आर एक्चुअली रेफर टू एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इन्हें हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या रेप्लिकॉन बोलते हैं। It is because of the requirement of origin of replication that a piece of DNA, if needed to be propagated during recombinant DNA procedures, requires a vector. और उराई की ही मदद से, मतलब उराई की वजह से, जब मैं अभी आगे वंस यू आर डन विद मॉल बायो देन विल अपलोड लेक्चर्स ऑन बायोटेक एज वेल। और बायोटेक में पढ़ोगे फिर, आई एम श्योर आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि बायोटेक में वेक्टर्स का काम इसीलिए बिकॉज वेक्टर्स आर जस्ट प्रोवाइडिंग द साइट ऑफ और दे आर प्रोवाइडिंग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। वरना हम जो हमारे डिजायर्ड जीन है उसे डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाल देंगे, इट विल नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट, राइट, बिकॉज रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। तो वेक्टर्स को हम डिजायर्ड जीन के साथ जोड़ते ही इसलिए हैं कि वो जो वेक्टर है इट प्रोवाइड्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। तो वेक्टर्स प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर एनसीईआरटी बोलती है फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल, ठीक है। उसके अलावा हर डिटेल जो रेप्लिकेशन की है ना बहुत सही से समझ में आपको नहीं आएगी, मतलब इट्स नॉट अंडरस्टूड वेल, ठीक है। हर डिटेल अभी रेप्लिकेशन की आपको इस लेवल पे समझ नहीं आएगी, ठीक है। इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की तो बात ही नहीं की, सिर्फ इतना मेंशन कर दिया। यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है बता ना, डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए डबलिंग या डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, राइट। इंटरफेज में G1 SG2 होते हैं, तो एस फेज या सिंथेसिस फेज जो होता है इट्स रेफर टू एज द सिंथेसिस फेज owing to the doubling of DNA, right? अब the replication of DNA in cell division साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, और ये जो डीएनए रेप्लिकेशन जो पूरे सेल डिवीजन है ये बहुत ही हाईली कोऑर्डिनेटेड होता है। देयर आर स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स टू इंश्योर कि कुछ भी गड़बड़ी ना हो। सोचो उसके बाद भी गड़बड़ी हो जाती है, इतने हाईली रेगुलेटेड मैकेनिज्म है, उसके बाद गड़बड़ी हो जाती है, इंसान में आपको म्यूटेशन दिखती हैं, ठीक है भाई। तो तभी तो ऑल ऑफ दीज जेनेटिक म्यूटेशन इज व्हाट लीड्स टू दीज सिम्टम्स लाइक डाउन सिंड्रोम हो गया हमारे पास, हीमोफीलिया हो गया, कहीं ना कहीं जीन्स में म्यूटेशन सेल साइकिल के दौरान कुछ गड़बड़ हुई, दिस इज व्हाट लीड्स टू ऑल दिस, राइट। So a failure in the cell division after DNA replication results into polyploidy, a chromosomal anomaly, ठीक है। अब मान लो फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, मान लो डीएनए रेप्लिकेट हो गया, डीएनए डबल हो गया, बट उसके बाद कभी कभी होता है हमें उसके बाद होता है कि जो सेल है वो डिवाइड ही नहीं करता, तो हमें पॉलीप्लॉइडी यानी मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की कंडीशन के प्लांट्स में तो बहुत ही कॉमन होता है पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। ह्यूमंस में भी दिखती है, देखिए ट्राइसोमी 21 वगैरह ले लो आप। यू विल लर्न द डिटेल नेचर ऑफ ओरिजिन एंड द प्रोसेस इज अकरिंग एट साइड इन हायर क्लासेस, ठीक है। आप डिटेल नेचर ऑफ ओरिजिन के कैसे ये क्रोमोसोमल एनोमलीज डेवलप होती हैं, हाउ डज इट ऑल टेक प्लेस, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इज समथिंग दैट यू विल डील विद इन हायर क्लासेस, ठीक है, ठीक है। नाउ दैट वी आर डन विद दिस वी विल स्टार्ट ऑफ विद ट्रांसक्रिप्शन, बट बिफोर वी डाइव डीपर इनटू ट्रांसक्रिप्शन first let's solve a couple of MCQs. I have some MCQs right on your screens that will ensure and that will kind of check how attentive you were throughout the session. ठीक है, अभी काम करते हैं, लेट्स जस्ट गेट ऑन द MCQs। एनसीईआरटी बोलती है, मतलब एनसीईआरटी नहीं बोलती है, मेरे को इतनी आदत होगी ना एनसीईआरटी बोलती है, सो आई जस्ट कीप सेइंग दैट आई नो टाइम एंड टाइम अगेन। या सो रेप्लिकेशन की अगर बात करूँ तो पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन ई में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए बोलता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन दैट इज 3' to 5' एंड ऑप्शन नंबर बी बोलता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन व्हिच इज फ्रॉम 5' एंड टू 3' एंड ऑप्शन नंबर सी बोलता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' एज वेल एज 3' to 5' डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर डी बोलता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। So the correct answer would be 1, 2, 3 and your time's up, and I'm sure you would have marked the correct answer. The correct answer would be option number D, right? So जो DNA dependent DNA polymerase है यानी तीन तरीके की DNA polymerization की डायरेक्शन तो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होती। DNA polymerization only takes place in one direction, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शायद 3' से 5' की जगह 5' से 3' भी हो सकती है, but DNA replication will always take place from 5' to 3' and so option number D becomes the correct answer. Moving on to the next question. Polymerization of DNA nucleotide during the synthesis of lagging strand occurs in A 3' to 5' direction, B 5' to 3' direction, C any direction, or D promoted to terminated direction, ठीक है। और एनसीईआरटी बोलती है
कि जो पॉलीमराइजेशन है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है, जब हम डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज कर रहे हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को लगा रहे हैं वाइल सिंथेसाइजिंग लैगिंग स्ट्रैंड, ये कौन सी डायरेक्शन में होता है? तो जब हम यहाँ पे भी डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो हो तो मतलब डीएनए सिंथेसिस ही रहा है ना, डीएनए रेप्लिकेशन ही हो रहा है। तो डीएनए रेप्लिकेशन चाहे लीडिंग स्ट्रैंड में हो चाहे लैगिंग स्ट्रैंड में हो, इट विल ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम 5' एंड to 3' एंड। So option number B becomes the correct answer here, right? Option number B becomes the correct answer. Let's move on to another question. This is the last and final question. Okay, the question says the sequence of nitrogenous bases in one strand of DNA are this. जो sequence है nitrogenous bases का एक DNA strand में वो है क्या है? Let me just write down the sequence for you guys. The sequence is TACGCGACG, right? This is the sequence from the 3' end to the 5' end. The complementary DNA strand will be, the complementary DNA strand will have the sequence. ठीक है, तो अब मैं 5' से 3' डायरेक्शन में जो DNA strand सिंथेसाइज करूँगी उसका सीक्वेंस क्या होगा? ए की कॉम्प्लीमेंट्री टी, ए मतलब टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए के टी, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी, यहाँ पे टी, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी, राइट? सो द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड विल have the sequence. पहले बार तो 5' से 3' डायरेक्शन में होगी, so this gets eliminated, this gets eliminated. If you look at this carefully, ATGC, ATGC, GC, TGC, GC, TGC, ठीक है? तो option number D becomes the correct answer. And with that we're done. ठीक है, अब now let's start with transcription and its introduction.